क्या सरकार हारती है तो छापे मारती है? ये सवाल इसलिए क्योंकि एक तरफ आज विपक्षी पार्टियों के गठबंधन इंडिया की मीटिंग चल रही है, तो दूसरी तरफ आज ही यूपी में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के ठिकानों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की छापेमारी चल रही है। कोलकाता में टीएमसी सांसद और सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी से ईडी की पूछताछ चल रही है, तो जयपुर से लेकर गोरखपुर तक भ्रष्टाचार के आरोपी सरकारी अधिकारियों के ठिकानों पर भी छापेमारी हो रही है। तो जांच एजेंसियों के रडार पर सरकारी अफसर से लेकर राजनेता तक हैं, लेकिन विपक्षी पार्टियों ने मुद्दा सिर्फ अपने नेताओं पर हो रही कार्रवाई को ही बनाया है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया में लिखा, सरकार जितनी कमजोर होगी विपक्ष पर छापे उतने बढ़ते जाएंगे। जाहिर है अखिलेश के निशाने पर केंद्र सरकार है, लेकिन सरकार तो ऐसे आरोपों पर दो टूक कहती है, द लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, यानी कानून अपना काम करेगा। इसे हम आपको इस ग्राफिक्स के जरिए तफसील से समझाते हैं। ऐसे छापों को सरकार जांच एजेंसियों का एक्शन बताती है, तो विपक्ष इसके जरिए विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करता है। तो ये आपके सामने देखिए ग्राफिक्स आते हुए, सरकार जांच एजेंसियों के छापों को ईमानदार प्रशासन की मिसाल बताती है, तो विपक्षी पार्टियों की नजर में यह बदले की कार्रवाई है। सरकार कहती है कि वो करप्शन के खिलाफ एक्शन ले रही है, तो विपक्ष इसे सेलेक्टिव अप्रोच बताती है। सरकार कहती है कि छापे तो जांच एजेंसियों का काम है, जबकि विपक्षी दल ऐसे छापों को राजनीतिक मकसद से की गई कार्रवाई बताते हैं। सरकार की नजर में छापे और तलाशी जांच एजेंसियों की स्वतंत्रता का उदाहरण है, तो विपक्षी पार्टियां जांच एजेंसियों पर सरकारी तोते की तरह काम करने का आरोप लगाती हैं। तो जांच एजेंसियों की कार्रवाई सिर्फ एक जगह नहीं, हाल के दिनों में कई राज्यों में हुई है। उत्तर प्रदेश में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आजम खान के ठिकानों पर छापेमारी की, तो वही ईडी ने शिक्षक भर्ती घोटाले में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को पूछताछ के लिए बुला लिया। तो हमने आपके लिए ये बिग वॉल पर एक चार्ट बनाया है, आपको समझाने के लिए कि कहां कहां कैसे कैसे कार्रवाई हाल के दिनों में हुई है। शुरुआत उत्तर प्रदेश से करते हैं। उत्तर प्रदेश, आजम खान के ठिकानों पर सीबीआई की इनकम टैक्स की छापेमारी, ठीक है। इसके बाद आप आगे बढ़िए, आप आइए पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर ईडी की कार्रवाई। उधर नुसरत जहां को भी फ्लैट बिक्री घोटाले में पूछताछ के लिए बुलाया गया था। ये नेताओं पर होने वाले ईडी के एक्शन थे, लेकिन ईडी कार्रवाई सरकारी अधिकारियों तक भी पहुंची। कैसे? राजस्थान आइए। राजस्थान में एक सरकारी अधिकारी के घर से पहले कैश मिला और अब 8 किलो सोना। अब अधिकारी दो हो गए हैं, एक और अधिकारी जिनके यहां से 1.5 किलो सोना मिला है, जिसकी कीमत करोड़ों में है। तो राजस्थान में सरकारी अधिकारी भी निशाने पर हैं केंद्रीय एजेंसियों के। और अब आपको बताते हैं कि कैसे तमिलनाडु में एक और मंत्री सेंथिल बालाजी, उनके ऊपर भी यहां पर ईडी की कार्रवाई चल रही है। तो ये एक चार्ट है, एक इनकम टैक्स का है, दूसरी तरफ ईडी का है सब यहां पर केंद्रीय एजेंसियां, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, जिस पर सब पर यह आरोप है विपक्ष का। अब आजम खां के मामले को आपको बता देते हैं। आजम खां पर मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट में अनियमितता का आरोप है उनके ऊपर, और उसके बाद 30 से ज्यादा ठिकानों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापे मारी। आजम खां के बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अभिषेक बनर्जी पर शिकंजा क्यों? शिक्षक भर्ती घोटाले, कैश फॉर जॉब स्कैम में वो आरोपी है और उनसे ईडी पूछताछ कर रही है इस मामले में। नुसरत जहां पर शिकंजा क्यों? फ्लैट बिक्री घोटाले में उनसे पूछताछ की गई है। अब आप सरकारी अधिकारियों की हम बात कर रहे हैं। देखिए पहले नुसरत जहां सास सेस इंफ्रा जो लिमिटेड है, उसमें कंपनी से कनेक्शन का आरोप है और पैसे लेकर फ्लैट नहीं देने का आरोप है। लेकिन राजस्थान अगर आप चलें, जिन सरकारी अधिकारियों की हम बात कर रहे थे, तो उन सरकारी अधिकारियों के मामले में क्या निकल कर आया है? वो सरकारी अधिकारी जो जल जीवन मिशन में बड़े अधिकारी हैं, उनके ऊपर भी ये आरोप है कि उनके यहां जब ईडी ने कार्रवाई की तो उनके यहां भी घोटाले का उनके ऊपर आरोप लगा। और वहां ओपी विश्वकर्मा जो एक सरकारी अधिकारी हैं, उनके लॉकर से 8 किलो सोना मिला है ईडी की छापेमारी में। 8 किलो सोना, 2 करोड़ 32 लाख कैश इनके यहां से बरामद हुआ है। और इतना ही नहीं, एक और अधिकारी हैं यहां पर अमिताभ कौशिक, जिनके यहां भी सोना मिला 1.5 किलो। आप तमिलनाडु आइए, सेंथिल बालाजी, इन पर शिकंजा क्यों? रेत खनन घोटाले का इनके ऊपर आरोप है और 25 जगहों पर छापेमारी की है ईडी ने इनके ऊपर। और ये तो मामला बहुत सुर्खियों में छाया हुआ था, आपको मालूम होगा। तो ये आप उत्तर प्रदेश से तमिलनाडु तक आप जाइए, वहां पर किस तरह से इस समय
अब इसको पूरा मामला आजम खान का ताजा मामला है, तो किस तरह से विपक्ष ने इसको हाथों हाथ लिया है, खासकर समाजवादी पार्टी ने, ये हम सब देख रहे हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से घनश्याम तिवारी जुड़ चुके हैं और इस वक्त हमारे साथ एक और खास मेहमान है। देखिए, हमारे साथ सीबीआई के पूर्व सीनियर अधिकारी एमएल शर्मा साहब हैं, जो कि सीबीआई में सर्व कर चुके हैं। हमारे साथ एमएल शर्मा साहब हैं, फॉर्मर डायरेक्टर। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। घनश्याम, आपका भी बहुत स्वागत है। घनश्याम, क्या आप लोग कहना चाहते हैं, अगर सीबीआई या ईडी या यहां पर केंद्रीय एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं, तो अखिलेश यादव का एक ट्वीट आ जाता है कि सरकार पड़ने लगी कमजोर, तो उन एजेंसियों का दबाव, इनकी कार्रवाई बढ़ने लगी। आप ही की पार्टी के सहयोग से यहां पर कपिल सिब्बल गए, वो कह रहे हैं कि 1-2 दिन तो और लेट हो सकता था। क्यों? अगर सीबीआई ईडी के पास कोई इंफॉर्मेशन है तो क्यों आप लोग ऐसा कर रहे हैं कि आप लोग, ये आप पे आरोप है विक्टिम कार्ड खेलने का? जब जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है, ये नारा अब देश में आम हो गया है। किसी भी समय जिस तरीके से सरकार कार्रवाई करती है, ये नारा सुनाई देता है। क्यों सुनाई देता है? अभी कल की खबर आपको सुनाई दी होगी कि जेडीएस बीजेपी के साथ गठबंधन, एनडीए, सो कॉल्ड एनडीए, जिसे किसी प्रवक्ता ने एक मंच पे कहा नेशनल डीलर्स ऑफ अडानी, वो उसका हिस्सा बनने जा रहा है। उस जेडीएस में उसके संस्थापक एचडी देवेगौड़ा, प्रधानमंत्री जी ने 2019 में इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रीय दलों को समाप्त करना चाहती है और इसीलिए वो ईडी और सीबीआई से हमारे नेताओं के ऊपर रेड करा रही है। ये वो देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं जिनके अंदर ये सारी एजेंसीज रही हैं, जो आज भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल बन रहे हैं। या अजीत पवार जी का मामला है। देखिए, स्पष्ट है, इस देश में वन नेशन वन बिजनेसमैन का बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है, जिसकी बहुत बड़ी फायदेमंद भारतीय जनता पार्टी है, जो सबसे बड़ी पार्टी तो दुनिया की नहीं बन सकी, लेकिन देश की सबसे अमीर पार्टी बन गई है, जिसके अपने हलफनामों के अनुसार पिछले 4 साल में उसके पास 10,000 करोड़ के आसपास की संपत्ति अर्जित हुई है। इस 10,000 करोड़ में से 10 लाख भी किसने दिए हैं, आप बता दीजिए, या आपका कोई दर्शक बता दे, या जो सीबीआई के आपके हमारे को पैनलिस्ट हैं वो बता दें। तो ये तो स्पष्ट है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी इतने डरे हुए हैं कि किसी तरीके से उनका एक ही लक्ष्य है कि जो इंडिया गठबंधन से देश के अंदर एक स्वाभिमान जाग रहा है, एक अरमान जाग रहा है कि हम रोजगार की बात करेंगे, हम महंगाई से लड़ेंगे, हम देश में सौहार्द की बात करेंगे, हम उस तरह का देश बनाएंगे जहां पर सीबीआई, ईडी जैसे संस्थानों का मिसयूज ना हो सके। हम ऐसा लोकतंत्र बनाएंगे जहां पर अगर संसद का विशेष सत्र बुलाया जाता है तो उसका एजेंडा कम से कम 140 करोड़ लोगों को पता होना चाहिए। तो सरासर मजाक है, देश के साथ एक क्रूर मजाक की संसद का विशेष सत्र है, एक ऐसे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिनकी बाकी प्रधानमंत्रियों की तुलना में सबसे कम दिन संसद जाने का रिकॉर्ड है, सबसे कम बहसों में पार्टिसिपेट करने का रिकॉर्ड है, सबसे कम सवालों का जवाब देने का रिकॉर्ड है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से डरते हैं। तो तमाम हालात को अगर आप देखिए तो एक डरी हुई सरकार, एक डरा हुआ प्रधानमंत्री देश को गुमराह करने के लिए इस तरह के नए नए शगुफे इजाद कर रहा है, लेकिन देश इन शगुफों को जानता है।